अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 4 अप्रैल 2022 माशाल्लाह रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज का दिन अहम इस हवाले से है, 2 बड़े मार्के आपके सामने हो चुके होंगे। एक पंजाब असेंबली का और एक कौमी असेंबली के हवाले से। पंजाब के अंदर वज़ारत आला और वफाक के अंदर वज़ारत उज़्मा। एक बात तो हालात और वाक़यात ने साबित कर दी कि पाकिस्तान में रवायती सियासत से कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कसूर मैं कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ शराफ़त, या मैं ये सोच सकता हूँ कि इन्होंने नेशन से मुराद ये नहीं है जो उनके साथ चलने वाले हैं। उन्होंने अंडर एस्टिमेट गलत कर कि यहाँ ताकतवर आदमी, बदमाश, चोर, उचक्का, उठाई-गिरा, उसके लिए इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन में हालात बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। उसको फेस करने के लिए आज हम बातें करेंगे सारा इस हवाले से कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब इन रवायती सियासतदानों को मात क्यों नहीं दे सके। मिसाल के तौर पर अगर उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन अच्छी होती और एक बंदा चुना होता परवेज लाई या जहांगीर तरीन या अलीम खान से, तो वो दूसरी सियासी जमातों के बंदे भी तोड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैसे 5 लोग टूटने के लिए तैयार बैठे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेबल को फंड देना, कोई मैनूवरिंग यानी कोई मुलाज़मतें देना, ये तो नज़र आ गया कि ये नहीं किया और उसका अल्टीमेटली नुकसान ये हुआ जो इनके साथ थे वो निकल के, चूँकि उन्होंने इलेक्शन लड़ने होते हैं। आप गज़फ़र साहब क्या समझते हैं कि इमरान की ये पॉलिसी हार है या जीत है? बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। आपने 2 चीज़ों का ज़िक्र किया और उसमें आपने रिवायती सियासत पाकिस्तान के अंदर उसका ज़िक्र किया। अब जब आप रिवायती सियासत के हिसाब से देखते हैं और इमरान खान के इन 3.5 साल को देखेंगे, तो रिवायती सियासत का तो मतलब 2 चीज़ों के ज़िम्रे में आ जाता है। पहली चीज़ है 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जा रहा, PMLN गई तो PPP आ गई, PPP गई तो PMLN आ गई। थर्ड तीसरा दरमियान में जो है इंटरजेक्शन होती रही परवेज़ मुशर्रफ साहब की और ज़िया-उल हक की। लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम जब चला तो अब उसकी कंटिन्यूटी आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, एक तो रिवायत ये है कि 2 पार्टियां नहीं। अब उस रिवायत से हट के PTI जो थी वो तीसरी पार्टी थी जो ऐवान इक़्तिदार में दाखिल हुई। और पहली बात तो यहीं रुक जाइए कि वो तीसरी पार्टी की इंडक्शन जो थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, वो इन 2 पार्टियों को पसंद नहीं थी। अब इन 2 पार्टियों से जो PMLN और PPP है, इनसे कुछ एक और चीज़ भी रिलेटेड है और वो उसका ताल्लुक है मौरूसियत से। यानी अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद अब आप बिलावल भुट्टो को देखते हैं, हालांकि वो बिलावल ज़रदारी है लेकिन देखते हैं आप बिलावल भुट्टो हैं। उसके बाद अब आसफा भी नज़र आती हैं आपको बाहर खड़ी। उधर से आप देखते हैं नवाज शरीफ को, फिर शहबाज शरीफ को, फिर हमजा शहबाज को। अब ये मौरूसियत की सियासत थी कि बाप से बेटे को सियासत पास हो रही है और वो उसको लेके आगे चल रहा है, चाहे वो उसके लिए अहल है ये नहीं है। अगर कोई समझता है कि हमजा चीफ मिनिस्टरशिप के लिए अहल है तो ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अगर कोई समझता है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर के लिए इस वक्त अहल है तो ही इज ऑल्सो लिविंग, मतलब उसकी सोच बड़ी अहमकाना और बड़ी बचगाना है, क्योंकि ये दोनों किसी तरह क्वालिफाई नहीं करते किसी बड़े ओहदे के लिए। दे आर टिडबिट्स, दे हैव नो नॉलेज, दे हैव नो विजन, उनको कुछ सोच समझ नहीं है। लेकिन चूंकि मौरूसियत है और उस मौरूसियत के पीछे शहबाज शरीफ भी खड़ा होता है तो वो बिलावल के ऊपर छतरीदार अपना दे देता है। अब ये जो चीज़ें मौरूसियत और 2 पार्टी, ये जो कॉन्टीन्यूटी में आ रही थी, इसको इमरान खान ने चैलेंज किया और बड़े बुरे तरीके से चैलेंज किया। पहले उसने धरने में चैलेंज किया, फिर ये सबूत ये साबित करवाया कि नवाज शरीफ करप्ट है, ये साबित करवाया कि नवाज शरीफ पायरेट है, ये साबित करवाया कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की दौलत खाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई किया। अभी तीसरी चीज जो पसंद नहीं आई इन लोगों को, वो थी अपना कोर्ट की तरफ से इनके खिलाफ पनिशमेंट आना। तो ये 3 जब एलिमेंट इकट्ठे हो गए और नैब में
शहबाज शरीफ का। तो ये प्रूव हो गया कि अब कोई सजा मिले ना मिले ये और बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उसने टीटीओ के जरिए पैसा भिजवाया, मखसूद चपरासी के जरिए पैसा भिजवाया। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज अगर नहीं इन्वॉल्व तो पाकिस्तान में आके रहते। चौथी जो चीज इस तमाम चीजों से रिलेटेड थी वो थी बाहर से पाकिस्तान की सियासत को हैंडल करना। यदि आप अमेरिका में या आप बरतानिया में पैसा जमा करा दें, वहां जाके बैठ जाएं, वहां जाके आप मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मिले और वहां से आप अपने मोरों को, जैसे नवाज शरीफ बैठा हुआ है, जैसे इसहाक डार बैठा हुआ, जैसे पीपल्स पार्टी का एक जाके बैठा था वो जिसको आपने बेल दिलवा दी है, वो जिसने नाजिम जोखियों का कत्ल किया था, उसको बेल दिलवा दिया आपने, उसको वोट दिलाने ला रहे हैं। मतलब ये सिस्टम है आपका जुडिशियल सिस्टम। ये अब इस पे आप क्या कहेंगे, क्या तबसरा करेंगे? खामोश ही रह सकते हैं। बाकी चीज़ें बाज फैसले खुद बोल देते हैं कि कौन किस पानी में खड़ा हुआ। अब ये तमाम चीज़ें जो है उसको एक बंदे ने चैलेंज कर रहा था और वो था इमरान खान, क्योंकि इमरान खान के साथ जो टीम खड़ी थी वो बड़ी कमज़ोर थी। इमरान खान के साथ जो उसके मुशीर खड़े थे वो नहायत ही क्वेश्चनेबल। अभी अगर आप शहबाज गिल को कहें कि वो कोई मुशीर था जो अक्लमंदी पे बेस करता है, तो आई डोंट थिंक सो कोई उसमें सदाकत होगी। दैट इस किस्म के जो नाअहल जो लोग थे, नाअकबत पंदेश जो लोग थे, बेअकल लोग जो थे, वो इमरान खान के साथ खड़े हुए थे। आपने बुजदार की मिसाल खुद ही दे दी। बुजदार कहाँ से उतर के आया था, किस तरह से वो क्वालिफाई करता, किस तरह से उसका 3 साल सिस्टम रहा। 3 साल बड़ा गंदा सिस्टम रहा। पंजाब ने बहुत बुरे तरीके से सफर किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमरान खान डटे रहे, उन्होंने नहीं मानी, ये उनकी जिद थी। अब जब इतने सारे एक्सटर्नल चैलेंज और इंटरनल उनकी जात का जो चैलेंज था कि वो किसी की बात को गालबन सुनना गवारा नहीं करते थे और वो समझते थे कि उनको सब कुछ पता है, उसने तमाम उनकी सिस्टम को या उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट किया और ये इस बुरी तरह से इफेक्ट किया। अब उन्होंने उसके साथ साथ परफॉर्मेंस तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज थी जो अब इस 3 सालों में वकूफ पजीर हुई और जाहिर आए, वो सामने आई, वो है आज तक अगर आप अपना पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, इवन परवेज मुशर्रफ का दौर भी उठा के देखिए और आप जियाउल हक का भी दौर उठा के देखिए और पॉलिटिकल दौर भी उठा, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी और बड़े बुरे तरीके से दहशतगर्दी हो रही थी। 80,000 कीमती जानें हम गंवा चुके थे। उसके साथ साथ हम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने लोग शहीद और अभी तक शहीद हो रहे। कल भी 8 लोग पिछले हफ्ते शहीद हुए हैं FC के। उसके बाद पंजगूर में जो अटैक हुआ, फिर तुर्बत में जो अटैक हुआ, फिर अभी वजीरिस्तान में कल परसों शहादतें हुई हैं, एक कप्तान और कोई अपना 4 जवान शहीद। ये कंटिन्यूटी में ये चीजें हो रही। इन तमाम चीजों के होते हुए जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, नून की या पीपल्स पार्टी की या इवन मुशर्रफ की, हमने अपने दुश्मन को पहचाना नहीं, और अगर पहचाना तो कहा नहीं कि हमारा दुश्मन है। किसी भी स्ट्रैटेजी में जब आप एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं या फिर काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसमें पहला पूरी दुनिया की एकेडमीज में, पूरी दुनिया के मिलिट्री कॉलेजेस में, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल साइंसेज में पहली चीज जो पढ़ाई जाती है होता है नो योर एनिमी, आइडेंटिफाई योर एनिमी। हम नो एनिमी और उसको फिर बताएं लोगों को। जब दहशतगर्दी की वार हो रही होती है तो उसमें लोगों को इन्फॉर्म करें, पब्लिक को, कि आपका दुश्मन कौन है। हमारे हाल ये था कि वो दुश्मन जो खड़े होकर अजीत कुमार डेवल जैसा आदमी कहता था कि जी मैं पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारूंगा, पैसा दूंगा, जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं दे आर नॉट आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, मर्सिनरीज है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर से गले मिल रहा। तो ये चीजें थी। इस चीज को इमरान खान ने बरमला कहा कि इंडिया हमारा एनिमी है, इंडिया हमारे अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। वो इंडिया को पसंद नहीं आया। इंडिया के ताल्लुक है आपके नवाज शरीफ से या बहुत सारे और, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, दूसरी पार्टी के बहुत सारे लोगों से इंडिया नवाज शरीफ के ताल्लुक, अपना इंडिया के ताल्लुक है। और जब एक रिकॉर्ड पे जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने राजीव गांधी को एक लेटर लिखा था, अगर आपको याद हो, वो आपको नेट पे मिल जाएगा, कि मुझे आर्मी प्रेशराइज कर रही है, आप थोड़ा मोटा अटैक कर दे। तो ये चीज है। दूसरी चीज जो इमरान खान ने की, वो उसने वेस्ट को और अमेरिका को चैलेंज कर दिया। अब अमेरिका के साथ रह के हमने 80,000 लोग, अमेरिका के साथ लड़के हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी। कैरी लूगर बिल आया, अमेरिका ने कहा कि जी आप जो खर्च करेंगे दहशतगर्दी में, हम वो आपको रीपे करेंगे। अमेरिका ने वो रीपे नहीं किया। वो अमेरिका तो हिपोक्रेट है, झूठा है। अमेरिका इज
नेवर बीन फ्रेंडली टू पाकिस्तान। हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को कहा था कि एटम बम ना बनाओ, अदरवाइज आई विल ड्रैग यू ऑन टू द रोड। तो वो जो चीजें थी, अभी अमेरिका को हालांकि हिलरी क्लिंटन ने कहा, ये हमने नहीं कहा, इससे पहले हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो दहशतगर्दी हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द इरेक्टिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, कि हमने वहां जंग लड़ी और दहशतगर्दों को वहीं छोड़ा है। उन दहशतगर्दों ने वहां पनाह ली, उनके ताल्लुक वहां पे IMU बनी, वहां पे अलकायदा बनी, वहां पे तहरीक तालिबान बनी, विच वाज स्पॉन्सर्ड बाय, ये उसने तो नहीं कहा था, ये मैं आपको तारीख ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन आर स्पॉन्सर्ड बाय CIA रॉ एंड मुसैद। हमने उसको कभी नहीं कहा खुल के कि हमें इस तरह। अब एक तो ये चैलेंजेस थे जो मौरूसियत के और दो पार्टियों के, और दूसरा आपने कुछ लोग ऐसे लगा दिए जो नाअहल थे, और तीसरा आपने खुल के कहा, तो उसके अंदर ना इंडिया को ये पसंद था ना अमेरिका को ये पसंद था। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पैसे लगाने थे। पाकिस्तान के अंदर आपको इस पॉलिटिकल सिस्टम में बेताशा मीर जाफर अवेलेबल है, आपको बहुत बिकाऊ लोग, आपको बहुत सारे दलाल मिलेंगे, आपको बहुत सारे पिंप मिलेंगे जो पैसे लेके आगे चलते हैं। जैसे अभी नेशनल असेंबली में जब लोगों को पीपल्स पार्टी लोग लेके, आपने देखा जैसे वो जेलर लोगों को नहीं लेके आता, या बाड़े से बकरियों को निकाल रहे होते हैं और उसके साथ एक बंदा खड़ा होता है, वो बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह उन लोगों को लेके आता। राजा रियाज को इंग्लिश आती है, क्यों अमेरिकन सफीर उसको जाके मिला, क्यों अमेरिकन सफीर हमजा शहबाज को मिला, क्यों अमेरिकन सफीर बाकी लोगों को मिला, क्या क्यों एंडोमेंट कमीशन का लेटर, एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी का लेटर अक्टूबर में लिखा गया, क्यों उसमें खाकान अब्बासी का नाम है, क्यों उसमें शहरी रहमान का नाम है, क्यों उसमें मुराद अली शाह का नाम है, क्यों उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के मीडिया को पैसे देंगे ताकि हमारी मर्जी की खबरें चलाए। अब इसके अंदर, इन चार चीजों के अंदर ये फॉरेन इंटरफेरेंस आ गई। और तीसरी चीज है हमारे अवाम की बेहिसी, जो पहचानते ही नहीं कि उनका दुश्मन कौन है, जो जानते ही नहीं उनकी जानों को ज़िया कौन कर रहा है, वो जानते हुए भी नहीं खड़े होते कि कौन दुश्मन के साथ मिला हुआ है, वो जानते हुए भी चैलेंज नहीं करते कि अमेरिकन जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो बैरियर टोटो के में जो पैसा पिया हुआ, फिफ्थ फ्लोर पे जो PPP ने एक फिफ्थ फ्लोर लिया हुआ था जिसका डेली का खर्चा 40 लाख रुपया था, वो लोग आवाम नहीं पूछते कहाँ से आया, किसने, क्या आसिफ जरदारी ये पैसे अपने पास से पे कर सकता है? उसने तो मलिक रियाज ने उसको कहाँ महल बना के दिया था। क्या नवाज शरीफ अपनी जेब से पैसे पे कर सकता है? ये तो अपने किचन का खर्चा नहीं चलाते, ये तो लोगों के पैसे पे डिपेंड करते, जिस तरह बैगर्स डिपेंड करते हैं लोगों के पैसे पे, ये लोगों के पैसे पे डिपेंड करके उनसे माल हड़पते हैं और फिर अब चीजों को चलाते हैं। अब ये तमाम जो एलिमेंट्स थे, इसमें इमरान खान एक तो अकेला लड़ रहा था, सपोर्ट पीछे से कोई नहीं थी, शाह महमूद कुरैशी उनके साथ चल रहे थे, लेकिन एक तरीन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जहांगीर तरीन साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने जाके PMLN को ज्वाइन किया। हालांकि वो मैं उनकी तबीयत से नहीं समझता कि उनको PMLN को ज्वाइन करना चाहिए था, और अगला वो इलेक्शन भी नहीं जीत सकते जब PMLN को ज्वाइन करें जिस हालत, मतलब उनको इमरान खान ने चल उनके खिलाफ के जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट ऑफ बैलेंस में फैसला दे दिया था, बट इमरान खान को चाहिए था कि उनको अपने साथ लगा के रखते, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर सेस के केसेस हैं, शुगर के केसेस, वो खुसरो बख्तियार तो आपकी हुकूमत ने रहा, तो आपने जहांगीर तरीन को क्यों आउट किया? तो इस किस्म की जो आपके फैसले थे। दूसरे ये कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब के जो मशीर थे ना, वो आखिरी वक्त तक उनको बताते रहे कुछ नहीं होगा, यू आर सेफ, ये नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। तो ये वो एलिमेंट्स थे मेरी नजर में। इसमें सबसे ज्यादा अभी जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट आ गया, वो मौरूसियत में भी चीज चल जाती है, टू पार्टी सिस्टम, लेकिन जो फॉरेन पैसा जो आ गया और जो लोग बिकाऊ हो गए, जिन्होंने अपनी बोलियां लगा ली, जिन्होंने अपने जमीर को बेच दिया, जिन्होंने अपनी हस्ती को बेच दिया, जिन्होंने अपने तराजू में अपने आप को तुलवा लिया, जिन्होंने पास से शर्म चली गई, जिनके पास से हया चली गई, जिनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमेशा से मुल्कों को बदनाम करते आए। और अच्छा, मुझे आखिर में ये बताइएगा, आप इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? क्या वो सरवाइव कर सकेगा? क्या वो अपना वोट बैंक बरकरार जो बढ़ रहा है, जो यानी बहुत तेजी से बढ़ा है, क्या वो इन लोगों का, इन माफियाज का मुकाबला कर सकेगा? बात यह है कि सर मुकाबला तो वो कर सकेगा, लेकिन आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, इस मिट्टी से मोहब्बत रखते हैं, इस सरजमीन, उनको चाहिए कि ये जो पाकिस्तान में अभी पेड़ अदम एतमाद जो हुई है,
या पेड़ जो लोग खरीदे गए हैं, या जो लोग वफादारियां तब्दील करके अपनी ज़ाती इंटरेस्ट की खातिर, डॉलर की खातिर, पैसे की खातिर जाके दूसरों की जेब में बैठे हैं, उनके गंदे चेहरे लोगों को दिखाते रहें। और इमरान खान की, मैं इमरान खान की सियासत पे बात नहीं कर रहा, सियासत करना हर एक का हक है, इमरान खान साहब सियासत करेंगे और करें, और उनको अभी भी बड़ा गेन हुआ है, इस आइंदा भी गेन होगा। लेकिन मेरा तो कंसर्न ये है कि जो लोग जिन्होंने आगे वोट देना है, वो कम से कम उन गंदे लोगों को तो पहचाने, उन पिम्प्स को तो पहचाने, जो अपनी इज्जत बेच के, अपनी जिल्लत का सामान बन के वो जाके मैरियट होटल में बैठे होते हैं। वो एक नूर आलम था, वो एक बैठा हुआ था मैरियट होटल में, वो लगा के, क्या कहते, मास्क लगा के, लोगों ने उसको गालियां दी हैं वहां, लेकिन वो बेशरम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका क्योंकि दीन जब ईमान आपने 25 करोड़ 20-25 करोड़ रुपया खाया हो, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप बताएं ना, आपको शर्म, बेशरम बेहया तो आप हो गए ना। और अमेरिकन, पहली बात तो ये सवाल उठना चाहिए कहीं किसी अदालत में, किसी पार्लियामेंट, अब अजहर सदीक साहब, इसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लागू हो जाता है जब फॉरेन इंटरफेरेंस आ जाती है, लोग बिके हुए होते हैं। सर, मैं एक बात अर्ज करूं, मैंने पिटीशन दायर की, पिटीशन पे एतराज लगा, उस पे अपील फाइल मैं कर रहा हूं, और आज इंशाल्लाह उम्मीद है अपील मैं फाइल कर दूंगा, और उसमें ये सारे पॉइंट लेकर मैं आया हूं। ये बेसिकली आर्टिकल 6 की बजाय सेडिशन बनता है 124A, जो बगावत के जुमरे में आता है, जो ट्रीजन के जुमरे में आता है, और ये चीज साबित करता है कि इसके पीछे फॉरेन एजेंडा है। और मैंने इसीलिए अब ये तहरीक अहमदाबाद, और ये कल अगर पॉसिबल या किसी वक्त असेंबलियां वक्त से पहले डिसॉल्व होती हैं, तो इसको भी ये चैलेंज किया जाएगा। हम तो कोशिश करेंगे चीजों को सीधा करने की, और हम दरवाजे खटखटाते रहेंगे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आप इमरान खान साहब का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? मुझे तो इमरान खान साहब का फ्यूचर बेहतर नजर आता है। उन्होंने गेन किए, वो नीचे जा रहे थे, बहुत सारी चीजें इन्फ्लेशन के हिसाब से उनके ऊपर आ रही थी, लेकिन उन्होंने इस तमाम अरसे में, मुझे लगता है, क्योंकि मैं उसको टेक्निकली भी देख रहा हूँ, जैसे जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें जो दिन जलसा हुआ है, तो सिर्फ जलसे में जो सेलुलर ट्रैफिक पार्क इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुई है, जो अपना आपकी टोल प्लाजा से जितनी गाड़ियां एंटर हुई हैं, या जो NHA ने जितनी गाड़ियां काउंट की हैं, तो वहां पे जो कि FW के लोग होते हैं, तो वहां से भी चेक किया, तो उसका ये मतलब है कि लोग आए। और वहां पे आपने देखा कि कौन, वहां पे जहाँ पे जलसा था, वहाँ क्या हुजम था, वहां पे क्या मूवमेंट के लिए लोगों की कितनी कब तक। तो इसका मतलब ये है कि लोग क्यों आए। और इस तरह कमालिया का एक जलसा था जो बहुत बड़ा जलसा था। अब इमरान खान को इसी थीसिस को लेके आगे चलना है। इमरान खान को, इन लोगों को इनके कारनामे, इनके जो ये जो किया है, इसको उसने अपना थीसिस बनाना है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी रियलाइज कर चुके हैं कि किस तरह अमेरिका आके उनके मुल्क में इंटरफेयर करता है, और जो पाकिस्तान के आम अपना लोग, सिर्फ पेड लोगों को पसंद है जो उनकी बोलियां बोलते हैं, और आप जानते हैं उनको सारों को, जो आपके चैनल्स पे बैठे हुए रोजाना लगे होते हैं, उनके थीसिस को लेके चल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में गेन करेंगे, और वो एक सही पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो इन दोनों पार्टियों को दोबारा देंगे आने वाले इलेक्शन में। चले जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जनाब, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।